गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जिनका काल सन 1177 से 1192 ईस्वी तक रहा था। जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में राय पिथौरा भी कहा जाता है। उनका एक दूसरा नाम है राय पिथौरा। इनका जन्म, पृथ्वीराज जी का जन्म 1166 में हुआ था और जब इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हुई तब इनकी आयु बहुत कम थी। ये मात्र 11 साल के थे और 11 साल की आयु में ये अपने पिता के साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। पृथ्वीराज चौहान की जो माँ कपूर देवी थी, एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थी और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कदमवास और सेनापति भुवनमल की सहायता से राज्य का शासन आसानी से संभाल लिया। अपने पुत्र को संरक्षण दिया, अपने पुत्र को राजकाज सिखाया और पृथ्वीराज चौहान इतने वीर थे, इतने समझदार थे कि 1178 में ही उन्होंने शासन की बागडोर पूर्णतः अपने हाथ में ले ली। शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद उन्होंने शासन के जो उच्च पद थे उन पर अपने विश्वसनीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी ताकि वो विजय नीति को क्रियान्वित कर सके। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उनकी जो विजय नीति थी उसके 3 पक्ष थे। 3 कारणों से वो अपनी विजय नीति को क्रियान्वित करना चाहते थे, क्योंकि उनके जो स्वजन थे वही उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए उनसे उस विरोध से वे मुक्ति पाना चाहते थे। पड़ोसी राज्यों का दमन करना चाहते थे। पड़ोसी राज्य जो थे वो सिर उठा रहे थे उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी आयु जो थी बहुत कम थी और इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। और साथ ही जो तीसरा कारण था वो विदेशी शत्रुओं से मुकाबला करना चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान की विजय। यह पिक्चर देख पा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी की। पृथ्वीराज चौहान की विजय। पृथ्वीराज बहुत कम आयु में शासक बन गए थे, अल्पवयस्क थे। तो अल्पवयस्क देखकर उनके जो चाचा थे अपरागांग्य, उन्होंने शासन करने के लिए विद्रोह कर दिया। उन्होंने सोचा कि शासन की बागडोर मैं अपने हाथ में लूँगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत कम आयु के हैं और वो आसानी से बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन पृथ्वीराज बहुत वीर थे और उन्होंने उन्हें परास्त कर उनकी हत्या कर डाली। किंतु उनके खिलाफ विरोधी दल शांत नहीं हुआ। जो उनके चाचा थे अपरागांग्य, उनके छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया और गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव कहते हैं हम, उस पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने वहाँ अपनी सेना भेजी और नागार्जुन गुड़गांव छोड़कर वहाँ से भाग गया। उनके जो सेनापति थे देवभट्ट, उन्होंने कुछ समय तक गुड़गांव को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पृथ्वीराज की सेना सफल रही। विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनके सिर नगर की प्राचीरों पर लटका दिए गए, जिससे भविष्य में अन्य शत्रु उनके विरोध का साहस न कर सके। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता से अपने विरोधियों को ये दिखा दिया कि उनकी जो आयु है वो उनकी वीरता पर भारी नहीं है, बल्कि उनकी वीरता उनकी आयु पर भारी है। सन 1182 में पृथ्वीराज ने गुड़गांव और हिसार के आसपास बसी हुई भंडनायक नामक उपद्रवी जाति को पराजित करके अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। समसामयिक लेखक जीनपति सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडानकों के दमन का उल्लेख किया है। जो जीनपति सूरी हैं, जो लेखक थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वीराज ने भंडानक नामक जाति को पराजित किया था और अपने राज्य की जो उत्तरी सीमा थी उसको सुरक्षित कर लिया था। प्रारंभिक सफलताओं के बाद पृथ्वीराज ने प्राचीन भारतीय शासकों के सामने दिग्विजय नीति अपनाने का फैसला किया। भंडानकों के दमन के बाद उसकी सीमाएं चंदेलों के महुआ राज्य से मिलने लग गई थी। अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा राज्य पर आक्रमण कर दिया। सन 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा राज्य पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनकी जो सीमाएं थी वो चंदेलों के महोबा राज्य से मिलने लग गई थी और उनके राज्य की सीमा को खतरा था। और इस युद्ध में जो चंदेल शासक था परमदिदेव, उनके 2 सेनापति आल्हा और उदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज विजयी हो गए और उन्हें पंजुन राय को महोबा का उत्तराधिकारी बनाया और अपने राज्य में लौट आए। पृथ्वीराज रासो, जो कि उनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई उनके परम मित्र भी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। उनके अनुसार पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह करके गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को अप्रसन्न कर दिया, क्योंकि भीमदेव भी इच्छनी के साथ विवाह का इच्छुक था और पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर लिया था, इसलिए वो उनसे रुष्ट हो गया था। जो भीमदेव थे चालुक्य शासक गुजरात के, वो पृथ्वीराज चौहान से रुष्ट हो गए थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों शासकों के बीच संघर्ष का वास्तविक कारण उनके राज्यों की सीमाएं मिलना
और दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाएं थी। दोनों शासकों के बीच छोटी मोटी झड़पों के बाद जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से संधि हो गई, किंतु इस संधि से परंपरागत वैमनस्य समाप्त नहीं हुआ और चौहान चालुक्य द्वेष भीतर ही भीतर सुलगता रहा। जो प्रतिहार शासक थे जगदेव, उन्होंने इन दोनों के बीच संधि तो करवा दी, लेकिन उनका जो आपस का वैर भाव था वो समाप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे से वैमनस्य रखते थे। पृथ्वीराज के साम्राज्य के पूर्व में कन्नौज का गढ़वाल राज्य था और वहां का शासक था जयचंद्र। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर चौहान और गढ़वालों के बीच परंपरागत वैमनस्य चला आ रहा था कि दिल्ली पर जो नियंत्रण था वो चौहान भी कर रहे थे और गढ़वाल भी करना चाहते थे। पृथ्वीराज दिग्विजय योजना को पूर्णता प्रदान करने के लिए कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। पृथ्वीराज जो थे वो चाहते थे कि जो उनकी दिग्विजय की नीति है उसमें कन्नौज भी उनके राज्य में शामिल हो जाए। वहीं जयचंद्र भी उनकी होड़ में विजय योजनाएं बना रहा था। वहीं जयचंद्र चाहता था कि वो दिल्ली पर अधिकार कर ले। इस कारण दोनों के बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी था। पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह किया जाना दोनों शासकों के बीच संघर्ष का चरमोत्कर्ष था। अपनी पुत्री के अपहरण से जयचंद्र पृथ्वीराज का पक्का शत्रु बन गया और बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। एक प्रचलित मत भी है कि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया और इससे दोनों के बीच परस्पर दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई। एक प्रचलित मत ये कहता है कि उसने सहायता का आश्वासन देकर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, कि जो जयचंद्र था उसने मोहम्मद गौरी को अपने यहाँ आमंत्रित किया कि आप आइए और पृथ्वीराज पर आक्रमण कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय की खबर सुनकर जयचंद्र ने अपनी राजधानी में खुशियां मनाई थी। संयोगिता की कहानी। चंद्रबदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का कारण पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह करना था। कथानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के बीच प्रेम था, किंतु जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के चलते अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा के साथ करना नहीं चाहता था। जयचंद्र नहीं चाहते थे कि वो पृथ्वीराज के साथ अपनी पुत्री का विवाह करे और इसीलिए उन्होंने एक स्वयंवर रचाया और स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें उन्होंने सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही साथ उनको अपमानित करने के लिए उन्होंने उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी। लेकिन जब स्वयंवर का समय आया और सभी राजा महाराजा अपना इंतजार कर रहे थे कि संयोगिता उनके गले में वरमाला डालेगी, लेकिन संयोगिता ने जो पृथ्वीराज की मूर्ति थी उसके गले में ही वरमाला डाल दी और पृथ्वीराज अपनी सेना सहित आए और संयोगिता को उठाकर ले गए। जयचंद्र के सैनिकों ने पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, गौरी शंकर, हीराचंद और विश्वेश्वर राव जैसे इतिहासकार कहते हैं कि ये मात्र प्रेमाख्यान है और ये कहकर उन्होंने इसकी ऐतिहासिकता को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन डॉक्टर दशमत शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में संयोगिता की घटना को एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो संघर्ष था वो किस तरह से हुआ और किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। गजनी का गवर्नर नियुक्त होने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने गुजरात, सियालकोट और लाहौर के युद्धों में विजय हासिल कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। राजस्थानी स्रोत कहते हैं उसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ अनेक बार लड़ाई हुई। जो मोहम्मद गौरी था उनकी पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत बार लड़ाई हुई और हर बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो कहती है कि 21 बार और हमीर महाकाव्य कहते हैं कि 7 बार गौरी पर पृथ्वीराज की विजय हुई थी दोनों के बीच। लेकिन जो निर्णायक युद्ध कहते हैं इतनी लड़ाइयों में जो 2 निर्णायक युद्ध थे वो तराइन के युद्ध थे जो 1191 में और 1192 में हुए थे। 1191 में लाहौर से रवाना होकर मोहम्मद गौरी तबरहिंद नामक स्थान पर अधिकार करते हुए तराइन तक पहुंच गया और यहाँ दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिससे पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने अपनी बर्छी के वार से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल गौरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया। पृथ्वीराज ने तबरहिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया, जिसे बाद में एक बड़ी धनराशि के बदले रिहा कर दिया गया। लेकिन 1 वर्ष बाद ही मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में पुनः आधमका। पृथ्वीराज उसका मुकाबला करने पहुंचा, किंतु गौरी ने इस बार अपने शत्रु को संधि वार्ता के झांसे में फंसा लिया। कई दिन तक संधि वार्ता चलने के कारण चौहान सेना निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में डूब गई। इसका फायदा उठाकर गौरी ने एक रात अचानक आक्रमण कर दिया। राजपूत सेना इस अप्रत्याशित आक्रमण को झेल नहीं पाई और पराजित हुई। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया। पृथ्वीराज रासो कहता है कि पृथ्वीराज को गौरी अपने साथ गजनी ले गया। वहां शब्दभेदी ब्रांड के प्रदर्शन के समय पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला। जबकि समकालीन इतिहासकार हजर निजामी कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया था। एक पक्ष तो ये कहता है कि मोहम्मद गौरी से हारने के बाद 1192 में तराइन के
द्वितीय युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया था गजनी, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जैसा निज़ामी जी ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया था। इस्लामी के कथन के पक्ष में एक सिक्के का भी संदर्भ दिया जाता है जिसमें एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज का नाम अंकित है। अब पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने अनेक बार मोहम्मद गौरी को हराया था, तो क्या कारण था कि पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो गए थे? उसका कारण ये था कि बहुत विजेता थे, बहुत वीर थे और बहुत बचपन से उन्होंने अल्पायु में ही अपने पिता के राज्य को संभाल लिया था और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किया, अपितु उनके साथ युद्ध करके शत्रुता मोल ले ली। इसी कारण जब मोहम्मद गौरी के साथ उनका संघर्ष हुआ तो उस समय उनकी किसी ने सहयोग उनका साथ किसी ने नहीं दिया। दूसरी बात, 1178 में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया, उस समय भी पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात की कोई सहायता न कर एक बहुत भारी भूल की थी, ताकि तब उनका टाइम था तो उनको भी कोई मदद नहीं मिली। एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण, तराइन का जब प्रथम युद्ध था उसमें जब तुर्क सेना पराजित होकर भाग रही थी तो उन्होंने उस भागती हुई तुर्क सेना पर आक्रमण भी नहीं किया और उसे भागने दिया। ये बहुत भयंकर भूल पृथ्वीराज चौहान जी की साबित हुई। यदि उस समय शत्रु सेना पर प्रबल आक्रमण करते और उसको करारी हार देते और तो मोहम्मद गौरी भारत पर पुनः आक्रमण करने के बारे में शायद कभी सोचता भी नहीं। और चौथा पक्ष ये कहता है कि संयोगिता के साथ विवाह करने के बाद उन्होंने अपने राजकार्यों की उपेक्षा कर दी और अपना जो जीवन था वो विलासता में व्यतीत करना आरंभ कर दिया। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हम अगर पृथ्वीराज जी का एक मूल्यांकन करें तो पृथ्वीराज एक बहुत वीर, एक बहुत साहसी शासक थे। अपने शासनकाल के प्रारंभ से वह युद्ध करते रहे, जो उनके अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है। उन्होंने अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की थी और इसलिए उन्हें दल पुंगल, जिसका दूसरा अर्थ होता है विश्व विजेता, की उपाधि धारण की थी। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल कपट का सहारा लिया था और इस कारण वे हारे थे, अन्यथा वो किसी भी युद्ध में नहीं जीते थे। एक विजेता तो थे ही वे, साथ ही साथ विद्या के अनुरागी भी थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे, जिनमें प्रमुख हैं विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप, आशाधर आदि प्रमुख हैं। उनका जो राजकवि था उनका नाम चंद्रवरदाई था, जिसके बारे में बता चुकी। उनका ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी जीवनी और किस उनकी विजयों का वर्णन और किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने अनेक युद्ध लड़े, उनकी वीरता किस प्रकार, वो वीर एक साहसी योद्धा थे, विद्यानुरागी थे। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद किस तरह इतिहास पलट गया और किस तरह से एक बहुत भारी क्षति भारत को हुई। तो हमने ये सारी बातें आज पढ़ी। मुझे आशा है कि आपको पृथ्वीराज चौहान का ये लेसन समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पृथ्वीराज चौहान के क्वेश्चंस पूछूंगी, जिनको आप आंसर दीजिएगा। इससे हमें पता पड़ेगा कि हमें कितना हम पृथ्वीराज चौहान को समझ पाए हैं। तो आप उनको सॉल्व कीजिएगा। तो आशा है कि आप अच्छे से पृथ्वीराज चौहान के टॉपिक को याद करेंगे। इसी के साथ गुड बाय।